कौटिल्य अपनी बुक अर्थशास्त्र में इतने सालों पहले ही स्टेट के बारे में डिटेल से लिख चुके थे। वो स्टेट के बारे में, स्टेट के ओरिजिन के बारे में, फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी, ब्यूरोक्रेसी, यहाँ तक कि इन्होंने करप्शन के बारे में भी डिटेल से सॉल्यूशन बताए। और इन्होंने टैक्सेशन के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, फैमिली के बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल से बात की है जो कि आज के समय में भी रिलेवेंस है। तो कहने का मतलब है कि कौटिल्य का माइंडसेट किस तरीके से काम करता था और वो इतने ज़्यादा विजनरी कैसे थे। अगर बात करें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, तो यहाँ पर इन्होंने मोनार्की पॉलिटिकल सिस्टम मतलब कि राजतंत्र को सपोर्ट किया, जिसमें इन्होंने बताया है कि राजा सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। हालांकि इन्होंने राजा को पावरफुल तो बताया, लेकिन इसके साथ साथ में इन्होंने ये भी बताया है कि राजा के साथ में मिनिस्टर भी होंगे जो कि आमतौर पर ब्राह्मण होते थे, तो वो राजा को एडवाइस देंगे, उनको गाइड करेंगे। हालांकि जो अल्टीमेट पावर है वो राजा के पास में ही होंगे। तो यहाँ पर अगर मनु और कौटिल्य में डिफरेंस की बात करें तो मनु क्लियर कट कहता है कि धर्म जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो धर्म के लिए ही राज्य बना है। जबकि कौटिल्य कहता है कि राज्य अपने आप में पूर्ण है, मतलब कि राज्य अपने आप में परिपूर्ण है। तो यहाँ पर ये कहता है कि इनकी जो बुक है अर्थशास्त्र में, इसमें इन्होंने बताया है कि जो अर्थ है, जिसका मतलब इन्होंने बताया है कि एक भूमि हो या फिर टेरिटरी हो जहाँ पर लोग बसे हुए, मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो स्टेट, राज्य, तो इन्होंने इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। और जो इनकी बुक थी अर्थशास्त्र, इसका मतलब आप आज की जो इकोनॉमी है या फिर अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र है, उससे मत लीजिए, क्योंकि उस समय इसका मतलब मैंने जैसे आपको बताया है कि एक भूमि या टेरिटरी हो जहाँ पर लोग रहते हो, सिंपल भाषा में कहे तो स्टेट। तो इनकी जो बुक है अर्थशास्त्र, इसमें टोटल 15 इन्होंने पार्ट बताए और इसके साथ साथ में 150 चैप्टर बताए और 180 टोटल सब्जेक्ट बताए और 6000 श्लोक लिखे। तो इन्होंने स्टेट को चलाने के लिए और राजा की पावर का उपयोग करने के लिए दंड के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। इन्होंने बताया है कि दंड बल प्रयोग का एक प्रतीक है जिसके दम पर राजा शासन करता है। तो सिंपल भाषा में कहे तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि दंड के भय से सब लोग कंट्रोल में रहते हैं और इसीलिए पूरा संसार जो है सुख भोग पाता है। तो इन्होंने ओवरऑल दंड नीति के बारे में बात किया। दंड का मतलब कि यूं कह सकते हैं कि पावर या फिर फोर्स, जबकि नीति का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में है। नीति का मतलब यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि न्यायपूर्ण तरीके से है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि बल है या फिर पावर है उसका प्रयोग करो लेकिन न्यायपूर्ण तरीके से। तो इसमें इन्होंने बताया है कि स्टेट को हमेशा उन चीज़ों को एकत्रित करना चाहिए, उन चीज़ों को इकट्ठा करना चाहिए जो उसके पास में नहीं है, और जब ऐसी चीज़ इकट्ठा हो पाए तो उनकी उसको सुरक्षा करनी चाहिए और सुरक्षा करने के बाद में उनको बढ़ा देना चाहिए। जो भी रिसोर्स है, जो भी अनअचीव्ड चीज़ हो वो स्टेट को अचीव करने चाहिए। अचीव करने के बाद में उसको संरक्षित करनी चाहिए, मतलब कि प्रिजर्वेशन करना चाहिए। उसके बाद में प्रिजर्वेशन करने के साथ साथ में उसको बढ़ाना चाहिए और बाद में डिस्ट्रीब्यूशन कर देना चाहिए, मतलब कि जनता में बांट देना चाहिए। स्टेट किस तरीके से बना, राज्य का निर्माण कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ स्टेट, इसके बारे में कौटिल्य डिटेल से डिस्कस करते हैं। कौटिल्य की ये जो थ्योरी है ये हमें वेस्टर्न में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उससे काफ़ी मिलती जुलती है, जहाँ पर 3 मेजर थिंकर का नाम आता है, होब्स, लॉक और रूसो, जिसमें वो बताते हैं कि जब स्टेट का निर्माण हुआ तो इससे पहले की जो सिचुएशन थी जिसको इन्होंने नेचर ऑफ स्टेट बताया, जहाँ पर अनार्की थी, मतलब कि अराजक की सिचुएशन थी, जहाँ पर होब्स बताते हैं कि यहाँ पर जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा मार काट वाली थी, लोग एक दूसरे से जलते थे। तो जो लोग थे वो बताते हैं कि नहीं ऐसे नहीं था, सिचुएशन काफ़ी शांत थे। तो मतलब जैसे ही वो इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करके बताते हैं कि ऐसी जब सिचुएशन थी, चाहे वो शांति की थी या फिर अशांति की थी, तो इसके बाद में इन्होंने डिसीजन किया लिए हम सब मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना ले, हम सब मिल करके एक सिस्टम बना ले, जिसको इन्होंने स्टेट का नाम दिया। तो कौटिल्य बताते हैं कि किस प्रकार से पहले की जो सिचुएशन थी वो अनार्की थी, अराजक थी, जिसको इन्होंने मतीशी न्याय का नाम दिया, जिसका मतलब ये होता है कि जो बड़ी मछली होती हैं वो छोटी मछली को खा जाती हैं। इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है। तो जो पावरफुल लोग थे, जब कोई स्टेट नहीं था, जो पावरफुल लोग थे वो कमज़ोर लोगों को हमेशा परेशान करते थे, उन पर डोमिनेंस जमाते थे। तो कौटिल्य बताते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन थी तो भगवान ने मनु नाम के राजा को बनाया और जनता को ये कहा, जो लोग खेती करते थे तो वो अपनी फसल का 1/6 पार्ट राजा को दे टैक्स के रूप में, और जो लोग व्यापार करते थे वो 1/10
पार्ट जो है राजा को दे टैक्स के रूप में। और राजा का ये काम होता था जनता की सेवा करना, मतलब कि कह सकते हैं कि वेलफेयर स्टेट। तो इन्होंने ये भी बताया है कि वैसे इन्होंने ये नहीं कहा था कि अगर राजा खराब निकले तो उनको मार देना चाहिए, विद्रोह कर देना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, लेकिन इन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा कि अगर राजा सही से काम ना करे तो जनता उसको टैक्स देना मना कर दे। और जनता का ये काम है, उनका ये दायित्व है कि राजा को टैक्स दे, लेकिन अगर जैसे मैंने आपको बताया है कि राजा खराब हो तो वो मना भी कर सकते हैं टैक्स देने से। अदरवाइज जनता की हमेशा राजा के प्रति एक सम्मान की भावना होनी चाहिए और राजा को उसका निराधार नहीं करना चाहिए, मतलब कि डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जनता में से जो भी ऐसा करेगा उसको दंड मिलेगा, मतलब कि पनिशमेंट मिलेगा। हम जब भी कौटिल्य के बारे में बात करते हैं तो ये देखते हैं कि कौटिल्य ने वेलफेयर स्टेट के बारे में बात की, तो एग्जैक्टली इन्होंने क्या क्या बताया इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो कौटिल्य पहले तो बताते हैं कि जनता की जो प्रॉपर्टी है और जो उनकी स्त्रियां है उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो कौटिल्य यहाँ पर पूरी तरीके से स्पष्ट है कि लोग किस प्रकार से ज़्यादा पर्सनल है अपनी प्रॉपर्टी के साथ में और अपनी वाइफ के साथ में। तो कौटिल्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, अदरवाइज विद्रोह हो सकता है। इसके साथ साथ इन्होंने 3 मेजर चीज़ों के बारे में बताया जहां पर स्टेट का काम है सुरक्षा प्रदान करना। एक तो इन्होंने बताया है कि एक जो पर्टिकुलर स्टेट होता है तो बाहर से दूसरा स्टेट कोई आक्रमण करे या फिर किसी भी प्रकार की बाहरी बाधाएं हो, बाहरी प्रॉब्लम हो तो उसका समाधान करना चाहिए। और दूसरा इन्होंने बताया है कि जो आंतरिक जो क्राइम होते हैं या फिर जो इनजस्टिस होता है तो उनकी सुरक्षा करना, उनकी रक्षा करना, न्याय दिलाना, क्राइम को कम करना, ये काम भी राजा का है। इसके साथ साथ में इन्होंने बताया है कि 8 तरीके के टोटल अगर नेचुरल डिजास्टर हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बाढ़ हो, तो इनका समाधान करना भी राजा का काम है। तो इन्होंने स्टेट को छोटा नहीं समझा, इन्होंने स्टेट को बहुत बड़ा विशाल समझा। इन्होंने स्टेट को केवल धर्म की रक्षा के लिए नहीं माना, बल्कि इसके साथ साथ में इन्होंने आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी प्रकार की सुरक्षा के लिए स्टेट को जिम्मेदार माना। और इन्होंने स्टेट की पावर को बहुत बड़ा विशाल कर दिया, जिसमें इन्होंने बताया है कि लोगों की एजुकेशन से लेकर उनकी पर्सनल लाइफ, उनके रिलेशन, पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, या फिर इसके साथ साथ में किसी भी प्रकार का कोई शादी हो, डाइवोर्स हो, किसी भी प्रकार का सोशल कल्चर हो, मेले हो, त्यौहार हो, सारी चीज़ों में स्टेट का इन्होंने इंपॉर्टेंस बताया। इसके साथ साथ जितने भी काम धंधे होते थे, व्यवसाय होते थे, खेती, बिजनेस, इनमें भी स्टेट के रूल एंड रेगुलेशन माने। टैक्सेशन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इसके साथ साथ में इन्होंने ये भी बताया है कि पब्लिक, सार्वजनिक जो है भवन होने चाहिए जहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा होनी चाहिए ताकि लोग रह सकें। और इसके साथ साथ इन्होंने मार्गों के बारे में बताया है कि स्टेट का ये काम है, राज्य का ये काम है कि वो मार्ग निर्माण करे। और इसके साथ साथ में ये भी बताते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, स्टेट का ये काम है कि उसका समाधान करना। तो ओवरऑल इन्होंने वेलफेयर स्टेट के बारे में बहुत अच्छी अवधारणा दी कि किस प्रकार से राजा का, राज्य का ये काम होता है कि जनता को सुख रखे, उनकी शांति को इंश्योर करे, किसी भी प्रकार का क्राइम ना हो, किसी भी प्रकार का इनजस्टिस ना हो। बेसिकली ये इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये स्टेट को पावरफुल रखते हैं कि स्टेट है अपने आप में बहुत विशाल। ये सब आपके हर विषय पर, हर प्रोफेशन में, चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसमें ओवरऑल जो कंट्रोल होता है या फिर जो मैनेजमेंट होता है वो स्टेट का ही होगा। जब कौटिल्य ने राजा को, राज्य को इतनी ज़्यादा पावर दे दी तो कई लोग ये भी कहते हैं कि कौटिल्य यहाँ पर कहीं न कहीं टोटलिटरिज्म, मतलब कि सर्वाधिकारवाद, तानाशाही को कहीं न कहीं सपोर्ट करते थे। लेकिन अगर आप डिटेल में कौटिल्य को पढ़ते हो तो आप देखोगे कि नहीं, ऐसा नहीं था। हालांकि वो बहुत पावर देते हैं राजा को, लेकिन इसके साथ साथ में कुछ जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऐसे कंट्रोल भी थे ताकि राजा को कंट्रोल में, नियंत्रण में रखा जा सके। इसमें इन्होंने पहले बताया है कि वैसे तो ये केवल धर्म की रक्षा के लिए राज्य को नहीं मानते थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जरूरी था कि लोगों के जो पर्सनल बिलीफ है उनको सुरक्षा प्रदान करें। राजा को उनके धर्म की रक्षा करनी ही होती थी। इसके साथ साथ में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि उनकी जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल भी होते थे, मंत्री परिषद भी होते थे, जिसमें ब्राह्मण लोग थे जो राजा को एडवाइस देते थे, उसको सलाह देते थे और अलग अलग विषय पर बात करते थे। वैसे अल्टीमेटली जो पावर थी वो राजा के पास में ही थी, लेकिन काफ़ी ये लोग जो है इन्फ्लुएंस करते थे। इसके साथ साथ में इन्होंने ये भी बताया है कि जनता का भी इम्पोर्टेंट रोल था
कि अगर राजा कुछ ऐसा कर दे जो जनता के एकदम ही खिलाफ है तो यहाँ पर जनता आपको पता है कि विद्रोह भी कर सकती है। तो ये कुछ ऐसे चीज़ थे जिसके कारण राजा किसी भी बड़ा एक्शन लेने में या फिर बड़ी पॉलिसी बनाने में इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते थे कि कहीं जनता का नुकसान तो ना हो या फिर कहीं जो हम जो कर रहे हैं वो जनता के अगेंस्ट तो नहीं है। कौटिल्य बताते हैं कि जिस प्रकार से रथ जो है केवल एक पहिए के दम पर नहीं चल सकता है, उसी प्रकार जो राज्य है वो केवल राजा के दम पर नहीं चल सकता। इसके साथ साथ में मंत्रियों की भी आवश्यकता होती है। मतलब कि इन्होंने यहाँ पर मंत्री परिषद के बारे में बात की। इन्होंने बताया है कि ऐसे लोग जो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में एक्सपर्ट हो, वो टैलेंटेड हो, मेरिटोक्रेसी के आधार पर इन्होंने बताया है कि मंत्री बने जो राजा को सलाह दे सके और अलग अलग विषय पर सलाह मशवरा कर सके, बातचीत कर सके। हालांकि ऐसा माना जाता है कि शुरुआती टाइम में टैलेंट के आधार पर या फिर मेरिटोक्रेसी के आधार पर था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसमें भी नेपोटिज्म और ये सब चीज़ें आने लग गई, तो सिचुएशन बदल गई और वंश के आधार पर ही मंत्री बनने लग गए। मंत्रियों की संख्या की बात करें तो कौटिल्य बताते हैं कि जितनी आवश्यकता हो, जितना राजा को लगे या फिर जैसी सिचुएशन हो, उतने मंत्री होने चाहिए। मनुस्मृति में बताते हैं कि मंत्रियों की संख्या 7 से 8 होनी चाहिए। वहीं यदि महाभारत में बात करें तो यहाँ पर इन्होंने मंत्रियों की संख्या 37 बताई। हालांकि कौटिल्य मंत्रियों की कितनी संख्या होनी चाहिए इस पर तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन इन्होंने टोटल 34 डिपार्टमेंट बताई। अलग अलग डिपार्टमेंट, चाहे सेना का हो गया, कोष का हो गया या फिर अलग अलग जो भी व्यवसाय होते थे उनके डिपार्टमेंट हो गए, तो इनके बारे में इन्होंने बहुत डिटेल से लिखा। इसके साथ साथ में ये जो गुप्तचर लोग थे उनके बारे में भी बात करते हैं कि इनकी बहुत इंपॉर्टेंस रोल होती है। तो इन्होंने बताया है कि जो मंत्री होते थे, जो राजा को सलाह करते थे, तो वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट रहनी चाहिए, क्योंकि एक जो राज्य होता था उसका जो गुप्तचर होते थे वो उस राज्य में फैले होते थे और दूसरे राज्य में भी वो फैलते थे, ताकि दूसरे राज्य की इन्फॉर्मेशन ले सके और अपने राज्य में क्या हो रहा है ये भी जान सके। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि दूसरे जो राज्य होते थे उनके जो गुप्तचर होते थे वो जाहिर सी बात है इस राज्य में भी होंगे, तो वो कहते थे कि जो एडवाइस है इन मंत्रियों की वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट रहनी चाहिए, वो स्त्रियाँ और तोतों से बचनी चाहिए, क्योंकि वो कौटिल्य बताते हैं कि स्त्रियों के मन में किसी भी प्रकार की बात ठहर नहीं सकती है और जो तोते होते हैं वो अपनी बात को रिपीट कर देते हैं, तो इसकी वजह से इनसे सावधान रहना चाहिए। अभी ये भी बात होती है कि क्या उस समय की जो मंत्रिपरिषद होती थी ये आज की जो मंत्रिपरिषद है या फिर आज की जो लेजिस्लेचर है वैसी थी? तो एक्चुअली में ऐसा नहीं था, क्योंकि वहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई बात ही नहीं थी। सिंपल बात ये थी कि जो मंत्री होते थे वो किसी भी टॉपिक या किसी भी विषय पर राजा को राय देते थे, सलाह देते थे और अल्टीमेटली जो पावर होती थी वो राजा के हाथ में ही होती थी। वैसे तो उस समय की जो परंपरा चल रही थी, जो कानून चल रहे थे या फिर जो यूं कह सकते हैं कि एक तरीके का जो ट्रेडिशन चल रहा था धर्म के आधार पर, उसी के अनुसार ही चीज़ें होती थी, तो वहाँ पर नए कानून बनने का तो कोई लॉजिक ही नहीं था। आज के समय हम देखते हैं कि मंत्री जो होते थे, हालांकि आज के समय जो प्रधानमंत्री होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होता है डेफिनेटली, बट मंत्री भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसके साथ साथ में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके पास में भी पावर होती है, ये केवल सलाह देने के लिए नहीं है। गुप्तचरों के बारे में बात करते हैं तो कौटिल्य यहाँ पर 5 प्रकार के गुप्तचर डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं। इसके साथ साथ में ये कुछ इंडिविजुअल गुप्तचरों के बारे में भी बात करते हैं, जो कि रिपोर्ट या तो जो उच्च स्तर के मंत्री होते थे उनको देते थे या फिर राजा को डायरेक्ट देते थे। इसके साथ साथ में ये भी बताते हैं कि कुछ जो गुप्तचर होते थे वो डायरेक्ट रिपोर्ट राजा को देते थे और वो इन मंत्री के लिए या फिर इस तरह के जो ब्यूरोक्रेट होते थे, जो बड़े पद पर लोग बैठे हुए थे, उनकी इंफॉर्मेशन राजा को देने के लिए होते थे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इन लोगों पर भी निगरानी रखी जाती थी। अगर बात करें गुप्तचरों के बारे में डिटेल से तो कौटिल्य यहाँ पर बताते हैं कि कई गुप्तचर बचपन से ही ट्रेनिंग कर दिए जाते थे, उनको इस तरीके से ट्रेन कर दिया जाता है ताकि वो इसमें पूरी तरीके से महारत हासिल कर सके। इनको क्षत्रिय कहा जाता था। और ये जो गुप्तचर होते थे वो अपने राज्य के अंदर तो फैले ही होते थे, इसके साथ साथ में ये दूसरे राज्यों में भी फैले होते थे, वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन लाते थे ताकि जो दूसरे राज्य हैं उनकी क्या फॉरेन पॉलिसी है, क्या वो प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं अटैक की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं, युद्ध की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं,
और अपने ही स्टेट के अंदर लोग कहीं विद्रोह की तैयारी तो नहीं कर रहे थे। तो इन तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती थी वो गुप्तचरों की मदद से ही ली जाती थी। और ये जो गुप्तचर होते थे वो ये बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और शार्प होते थे। ये ब्राह्मण बन जाते थे, संत बन जाते थे, ताकि लोगों को पता ना सके, क्योंकि लोगों के मन में इनके प्रति एक धार्मिक भावना थी, तो इन पर शक नहीं किया जाता था। तो ये मंदिरों में या फिर धार्मिक जगह पर जाते थे और लोगों से बात करते थे, लोगों के अंदर जानना चाहते थे कि लोग राजा के बारे में क्या सोचते थे। ये बेसिकली करते क्या थे कि किसी जगह पर पहुंच गए, फॉर एग्जांपल मार्केट में चले गए, जहाँ पर दो जो गुप्तचर हैं वो आपस में किसी टॉपिक पर डिबेट छोड़ देते थे ताकि बाकी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। तो ये आइडेंटिफाई करना चाहते थे कि लोगों के मन में क्या है, लोगों के ओपिनियन क्या है, वो राजा के बारे में क्या सोचते हैं, राजा के बारे में अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, अगर बुरा सोचते हैं तो क्यों सोचते हैं, उनको क्या कमियां लगती है। तो यहाँ पर जब इनको ये सब पता चल जाता था तो ये राजा को इन्फॉर्मेशन तो देते ही थे, इसके साथ साथ में ये उनको जस्टिफाई भी करते थे, उनके साथ में आर्ग्यूमेंट भी करते थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। राजा को हमेशा ये पॉपुलराइज करते थे, राजा की तारीफ करते थे, राजा के बारे में अलग अलग बातें करते थे। इसके साथ साथ में ये प्रॉब्लम को भी देखते थे कि लोग एक्चुअली में सोच क्या रहे, लोगों की प्रॉब्लम क्या है, लोग राजा के बारे में किस तरह के ओपिनियन रखते थे। इसके साथ साथ में ऐसे लोग जो क्राइम करते थे या फिर राजा के खिलाफ कुछ षड्यंत्र करना चाहते थे, उन लोगों को तो ये बाएं हाथ से निपटा देते थे, मतलब कि किसी को पता ही नहीं चलता था, रातों रात उनका काम तमाम कर देते थे। ओवरऑल बात करें तो ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि किसी भी राज्य का जो गुप्तचर संगठन है वो यदि एक्सपोज हो जाए, बाकी दूसरे राज्य को पता चल जाए कि इस राज्य के अंदर किस तरीके के गुप्तचर चलते हैं या फिर किस तरह का मैनेजमेंट सिस्टम है गुप्तचरों का, अगर वो एक्सपोज हो जाए तो उस पर्टिकुलर राज्य का सत्यानाश तय है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन का जो मेन सोर्सेज था वो ये गुप्तचर ही थे। इसके साथ साथ में इन्होंने करप्शन के बारे में डिटेल से बात की। इन्होंने बताया है कि करप्शन किसी भी राज्य को अंदर से खोखला कर देता है और इसका सॉल्यूशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को पहले से इस तरीके से ट्रेन किया जाए ताकि वो करप्शन ना कर पाए। इन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल दे करके समझे हैं कि किस प्रकार से जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो करप्शन करते हैं। तो इन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति की अगर जीभ पर अगर शहद लगा हुआ हो या फिर जहर लगा हुआ, तो वो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो उसका स्वाद ना ले। तो इसी प्रकार से जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जिसके पास में इतने आसपास इतने पैसे होते हैं, इतने लोग उनके पास में होते हैं, तो वो रह ही नहीं सकते हैं बिना करप्शन किए हुए। इसके साथ साथ में ये भी बताते हैं कि जो पानी में मछली होती हैं वो कब पानी पीती हैं, कैसे पानी पीती हैं, कितना पानी पीती है, ये आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है। उसी प्रकार से जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो कितना करप्शन करते हैं, कैसे करप्शन करते हैं, ये आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल है। ये बताते हैं कि आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की गति का तो पता लगाया जा सके, लेकिन किसी ब्यूरोक्रेट के मन में क्या चल रहा है उसकी गति का पता नहीं लगाया जा सके। और जो पानी होता है शुद्ध पानी, वो अगर जहर में मिल जाए तो उससे तो बचा जा सकता है, लेकिन जो भ्रष्ट व्यक्ति है, जो करप्ट पर्सन है या फिर करप्ट जो ब्यूरोक्रेट है, उसके कैरेक्टर को सुधारा ही नहीं जा सकता है। मतलब वैसी कोई भी दवा नहीं है जो उनके कैरेक्टर को सुधारा जा सके। कौटिल्य ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट दिया, जिसमें इन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से शरीर के अलग अलग पार्ट होते हैं उसी प्रकार स्टेट के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, और वो जब भी साथ रह कर के काम करते हैं तभी स्टेट चलता है। शरीर भी उसी प्रकार से हमारा काम करता है, जिसमें हाथ, पैर, मुंह, नाक, अलग अलग जो पार्ट होते हैं वो एक साथ रहते हैं, तभी हमारा शरीर बेहतर तरीके से काम कर पाता है। उसी प्रकार से इन्होंने स्टेट के अलग अलग पार्ट बताए, जिनके अलग अलग काम बताए, जिसको शरीर के साथ में, ह्यूमन बॉडी के साथ में कंपेयर करके बताया है कि किस प्रकार से ये सभी पार्ट इंपॉर्टेंट है। जिसमें इन्होंने पहला स्वामी बताया, जिसका मतलब है राजा, जिसको इन्होंने शरीर से, सिर से कंपेयर किया। दूसरा इन्होंने अमात्य बताया, मतलब कि मंत्री, जो कि राज्य की आंख है। तीसरा इन्होंने सुहृदय बताया, मतलब कि राजा के जो मित्र, मतलब कि जो मित्र स्टेट है उसका इन्होंने बताया, जो कि बेसिकली राज्य के कान है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन कहीं न कहीं देते हैं। और चौथा जो है कोष, मतलब कि इन्होंने राजा का मुख बताया है, जहाँ से राज्य की जो संपत्ति है या फिर राजकोष है वो यही है। और पांचों इन्होंने सेना बताया, मिलिट्री बताया। ये इन्होंने राज्य का माइंड बताया, मतलब कि मस्तिष्क बताया। और छठा इन्होंने दुर्ग बताया, जो कि राज्य की बाहें हैं। और सातवां इन्होंने पूर्व बताया, जिसको हम जनपद भी कहते हैं,
ये बेसिकली राज्य की थाई है। वैसे जो ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट है, राज्य के जो सप्तांग थ्योरी जिसे हम कहते हैं, ये बेसिकली मनु ने शुरुआत की थी। मनु ने अपने मनुस्मृति में बताया था, लेकिन कौटिल्य ने बहुत ज़्यादा वेल मैनेज तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। अगर आज के कंटेम्प्रेरी जो स्टेट होते हैं उसके अगर 4 एलिमेंट इनके साथ में कंपेयर करें तो यहाँ पर जो राजा होते थे वो संप्रभु होते थे, सोवर्जिनिटी उनमें सबसे ज़्यादा होती थी। तो आज के समय किसी भी स्टेट के लिए सोवर्जिनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ में यहाँ पर जो पुर होते थे, जनपद होते थे, वो आज के समय में हम कह सकते हैं कि टेरिटरी और पॉपुलेशन। तो ये 3 जो आज के एलिमेंट हैं वो उस समय भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अदरवाइज जो बाकी जो कौटिल्य ने बताई वो आज के समय इतने रिलेवेंट नहीं है। हालांकि जो मिलिट्री हैं, जो कोर्स हैं या फिर जो मंत्री हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, बट यूँ कह नहीं सकते हैं कि इनके बिना काम नहीं हो सकता है। आज के जो कंटेम्प्रेरी स्टेट है उसमें 4 एलिमेंट, पहला तो टेरिटरी है, पॉपुलेशन है जो उस समय भी थे, सोवर्जिनिटी थे जो भी उस समय थे, गवर्नमेंट ये थोड़ा सा मॉडर्न टर्म है। तो आज के समय ये 4 एलिमेंट है स्टेट के, और कौटिल्य ने अपने समय 7 एलिमेंट बताए कि अगर ये 7 ना हो तो कोई भी स्टेट काम नहीं कर सकता। अब आते हैं कौटिल्य की मेरी फेवरेट थ्योरी के बारे में, जो कि फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी के बारे में है कि किस प्रकार से एक स्टेट को अपनी डिप्लोमेसी रखनी चाहिए, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि वो अपनी पावर को बरकरार रखे। इनफैक्ट जो स्टेट हैं वो अपनी टेरिटरी को, अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ा सके। तो इसमें इन्होंने बेसिकली बताया है कि जो राज्य अपनी पावर को बढ़ाना चाहता है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहता है, जो पूरी दुनिया को जीतना चाहता है, तो उसको इन्होंने विजिगुसु के नाम से दिया कि इस तरह के जो राज्य होते हैं वो बेसिकली विजिगुसु होते हैं, जो कि विजेता बनना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। तो जो पर्टिकुलर स्टेट होते हैं ऐसे, उसके जो आगे के स्टेट हैं जस्ट उसकी जो बाउंड्री लगती हैं और पीछे के जस्ट जो उसकी बाउंड्री लगती है, बॉर्डर जो लगता है, ये जो राज्य होते हैं वो हमेशा उस पर्टिकुलर राज्य के शत्रु ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं तो इंडिया के जो बॉर्डर लगती है, जैसे चाइना की लगती हैं या फिर पाकिस्तान की लगती हैं, तो वो बेसिकली इंडिया के एक तरीके से शत्रु हैं, एनिमी हैं। तो कौटिल्य बेसिकली बताते हैं कि एक राज्य के आगे और पीछे पास वाले, जस्ट पास वाले जो जिसकी बॉर्डर शेयरिंग होती हैं, ऐसे जो स्टेट हैं वो हमेशा ही शत्रु होते हैं। और उसके बाद वाले स्टेट, मतलब कि शत्रु की जिस स्टेट से बाउंड्री लगती हैं वो हमेशा विजिगुसु का मित्र होता है। इस तरीके से आप चार्ट में देख सकते हो, इन्होंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से आगे के स्टेट और पीछे के स्टेट मित्र होते हैं और शत्रु होते हैं। जस्ट आगे का पहले वाला शत्रु होता है जिसको अरि कहते हैं, उसके बाद में आता है मित्र, उसके बाद में आता है अरि मित्र, मतलब कि जो शत्रु का मित्र है, उसके बाद में आता है मित्र मित्र जो कि मित्र का मित्र है जबकि उस विजिगुसु का भी मित्र है, उसके बाद में आता है अरि मित्र मित्र जो कि शत्रु के मित्र का मित्र है। और पीछे अगर बात करें तो इन्होंने पाशनिग्राही बताए जो कि बेसिकली शत्रु होता है। दूसरा इन्होंने उसके पास वाला आक्रांत बताया जो कि बेसिकली विजिगुसु का मित्र होता है। उसके बाद में इन्होंने पाशनिग्राह सार बताया जो कि विजिगुसु के शत्रु का मित्र होता है बेसिकली। उसके बाद में इन्होंने आक्रांत सार बताया जो कि विजिगुसु के जो मित्र होता है उसका मित्र होता है। तो अल्टीमेटली ये जो विजिगुसु होता है उसका भी मित्र हो जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने इतने स्टेट के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया। इसके साथ साथ में इन्होंने 2 और स्टेट के बारे में बात किया। पहले तो इन्होंने बताया है कि कुछ ऐसे स्टेट भी होते हैं जो दोनों के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। तो वैसे जो स्टेट होते हैं वो शत्रु भी हो सकते हैं और मित्र भी हो सकते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ये बेसिकली मध्यम होते हैं। और इसके साथ साथ में इन्होंने न्यूट्रल स्टेट के बारे में बात की जिसको उदासीन कहते हैं। तो वो किसी भी तरफ नहीं होते हैं, वो अलग ही होते हैं। एक तरीके से हम आज के समय कह सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो यहाँ पर जो न्यूट्रल स्टेट है वो हम यूएसए कह सकते हैं। हालांकि यूएसए कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इंटरफेयर करता है, लेकिन अगर कंपैरिजन में बात की जा सकती है तो हम यूएसए का एग्जांपल ले सकते हैं। इन्होंने बेसिकली बताया है कि हर स्टेट के, हमने पहले सप्तांग थ्योरी बताई कि एक स्टेट के 7 ऑर्गन होते हैं जिसमें एक तो राजा खुद ही होता है। तो कह सकते हैं कि राजा मतलब कि राज्य। तो यहाँ पर इन्होंने टोटल 6 एलिमेंट की बात की
प्रत्येक स्टेट के, क्योंकि एक तो राजा खुद ही है, तो 6 इंटू टोटल स्टेट है 12। इस तरीके से टोटल 72 एलिमेंट्स हो जाते हैं इन पूरे 12 स्टेट के। तो इस तरीके से ओवरऑल ये 12 स्टेट के बारे में बात करते हैं, जिसमें इन्होंने 72 एलिमेंट्स की बात की। 12 स्टेट के ये 72 एलिमेंट्स मिल करके बहुत बड़ा राज्य मंडल बनाते हैं, जिसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन किया। तो उस समय की अगर सिचुएशन की बात करें तो हर कोई राज्य अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते थे। जो छोटे छोटे राज्य होते थे उस पर अपना कंट्रोल करते थे, उस पर अपना आधिपत्य करते थे और इस तरीके से अपनी जो टेरिटरी है उसको बढ़ाते रहते थे। तो कौटिल्य ने यहाँ पर 4 तरीके के बेसिकली सॉल्यूशन बताए, जिनकी मदद से कोई भी स्टेट दूसरे स्टेट को अपने कंट्रोल में कर सकता था। तो पहले इन्होंने साम बताया कि सबसे पहले तो किसी भी राज्य को दूसरे राज्य के साथ में बातचीत करनी चाहिए मदद के लिए, या फिर यहाँ पर 2 चीज़ें थी। एक तो है कि किसी स्टेट को अपना मदद के लिए उसको अपने शरण में लाना, दूसरा है कि उस पर कंट्रोल कर लेना, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी मदद हो, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको कंट्रोल कर लेना। तो ये प्रॉब्लम थी। तो कौटिल्य ने पहले बताया है कि यहाँ पर साम का तरीका उपयोग करना चाहिए, कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ में जाकर के बातचीत करनी चाहिए, मतलब ये बेसिकली एक पॉलिटिकल तरीका है। दूसरा दाम, कि अगर आपके पास में धन है तो उसको धन दे दो, लालच दे दो। और तीसरा दंड, कि उसको डरा दो, धमका दो। और चौथा है भेद, मतलब कि फूट डाल दो, उस स्टेट के अंदर ही कुछ ऐसा कर दो ताकि वो आपस में ही लड़ करके मर जाए और वो स्टेट इस पर्टिकुलर स्टेट के कंट्रोल में आ जाए। कौटिल्य ने यहाँ पर कोई नैतिकता की बात नहीं की, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर दंड और भेद की भी बात की। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जो कौटिल्य की थ्योरी थी, वो अगर सिचुएशन खराब हो, असामान्य परिस्थिति है, तो वहाँ पर इन्होंने बताया है कि नैतिकता का उपयोग नहीं करना चाहिए, कोई लेना देना नहीं होता है। और ये सेम सिचुएशन हमें वेस्टर्न में देखने को मिलती है। मैकियावेली की जो फिलोसॉफी है वो भी इस प्रकार से ही है। वो भी मोरलिटी को, नैतिकता को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। ये दोनों जो थिंकर है, मैकियावेली और अपना कौटिल्य, ये बेसिकली रियलिस्टिक थिंकर है। ये टू द पॉइंट बात करते हैं। फिलोसॉफिकल बातें, मेटाफिजिक्स की बातें, ये होगा तो ये होगा, ये कम बात करते हैं। ये प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि ये ही होता है। अब बात करते हैं कि अपने फॉरेन पॉलिसी को चलाने के लिए किस स्टेट के साथ में कैसा रिलेशन रहना चाहिए। इसके बारे में इन्होंने टोटल 6 प्रकार के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया। पहला इन्होंने संधि के बारे में बात किया कि ऐसे स्टेट को आइडेंटिफाई करो जिनके साथ में आप मित्रता करनी हो, जो आपके फेवर में हो। दूसरा इन्होंने विग्रह बताया कि अपने जो एनिमी है, अपने जो शत्रु हैं, उनको आइडेंटिफाई करो और उनके साथ में युद्ध करो, क्लियर कट। तीसरा इन्होंने यान बताया, जिसमें इन्होंने बताया है कि शत्रु स्टेट के साथ में युद्ध की घोषणा करो और आक्रमण की तैयारी शुरू कर दो। चौथा इन्होंने आसन बताया कि जहां पर किसी भी स्टेट के साथ में न रह करके एक तरीके की न्यूट्रल पोजीशन रखना। और पांचों इन्होंने संचय बताया, जिसका मतलब ये है कि जो पावरफुल राजा है उसकी संरक्षण में चला जाओ। मतलब कई बार हम सोचते हैं कि युद्ध करना ही बेहतर होगा, लड़ करके मर जाना, लेकिन इन्होंने बताया है कि अगर सामने वाला स्टेट राजा बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो उसकी शरण में चला जाना चाहिए, उसकी मदद ले लेनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बुराई नहीं। तो छठा इन्होंने द्वैधी भाव बताया, जिसमें इन्होंने कहा है कि एक राज्य के साथ में, एक राजा के साथ में दोस्ती कर लेनी चाहिए और उससे दोस्ती करके दूसरे राज्य के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर लेनी चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने टोटल 6 सॉल्यूशन बताए, या फिर 6 इन्होंने टोटल फॉरेन पॉलिसी बताई। ये स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि पावर के दम पर आप नहीं जी सकते हो, आपको कूटनीति करनी पड़ेगी, आपको प्लानिंग करके ये चीज़ों को करना पड़ेगा। इन्होंने बताया है कि कई राज्य जिसके साथ में आपकी दोस्ती है, मित्रता हो, आप जब कमजोर हो, लेकिन जब आप पावरफुल बन जाओ तो उनके साथ मित्रता तोड़ देनी चाहिए। तो ओवरऑल बात करें तो कौटिल्य यहाँ पर नैतिकता को बहुत पीछे छोड़ देते हैं और ये प्रैक्टिकल बात करते हैं कि एक स्टेट को केवल पावर के दम पर, केवल मिलिट्री पावर के दम पर नहीं, बल्कि गेम पूरा माइंड में खेला जाता है। इन्होंने स्पष्ट रूप से बता दी। और इसके साथ साथ में ये भी बताते हैं कि अगर दूसरे स्टेट को कंट्रोल कर लेता है कोई स्टेट, तो उसकी जो जनता है उसको भी अपनी जनता जैसी ही रखनी चाहिए। उनकी जो कल्चर है, जो रीति रिवाज है, उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि कोई स्टेट दूसरे स्टेट को कंट्रोल में करे और वहाँ की जनता विद्रोह कर दे। तो इस तरह की भी सिचुएशन ना हो। तो पूरी जो चीज़ें टिकी हुई हैं कौटिल्य के अनुसार कूटनीति पर टिकी हुई है। कौटिल्य राजा के बारे में कहते हैं कि राजा में 20 गुण होने चाहिए, 20 क्वालिटीज होनी चाहिए। और ये इन्होंने अलग अलग जानवर से लिया। जैसा कि इन्होंने बताया है कि लायन से हमें ये सीखना चाहिए, या फिर यूँ कहे कि राजा को ये सीखना चाहिए कि
कोई काम कितना भी छोटा हो या फिर कितना भी बड़ा हो, इसको शुरू करने से पहले पूरी तैयारी होनी चाहिए। और बगुले से ये सीखना चाहिए कि किस प्रकार से अपनी जो इंद्रियां होती हैं उस पर कंट्रोल किया जा सके, और सही टाइम देख करके किस प्रकार से शिकार को दबोचा जा सके। और मुर्गे से इन्होंने 4 गुण सीखने के बारे में बात की कि किस प्रकार से टाइम पर जागना चाहिए, और किस प्रकार से अगर सही टाइमिंग हो तो जो एनिमी है उस पर टूट पड़ना चाहिए, और पूरी काम हो जाने के बाद में किस तरीके से मिल बांट करके उसका जो फल है उसको लेना चाहिए, और खुद शिकार करके उसका उपयोग करना। इसके साथ साथ में कौवे से भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, कुत्ते से, गधे से, इनसे इन्होंने अलग अलग क्वालिटीज़ बताई। तो ओवरऑल इन्होंने राजा को फुल क्वालिफाइड या फिर बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाला बताया, ताकि लोग भी ये देख सके कि हमारा राजा एक आदर्श है, लोगों के मन में भी राजा के प्रति एक तरीके की सम्मान की भावना हो। तो ये पूरा डिस्कशन था कौटिल्य के बारे में, कौटिल्य के अलग अलग थॉट के बारे में, उनकी फिलोसॉफी के बारे में, उनके प्रैक्टिकल थॉट के बारे में। इनमें से बहुत सारे थॉट आज के समय में भी रिलेवेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही और फिलोसोफर पर, थिंकर पर डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।